हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ को, जो कि है लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस। और इस सीरीज़ में हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया है ऑफ द स्टेट कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट का हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं, जो आपका कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके अंतर्गत एक एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट डायरेक्टर का। उस पेपर को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ये 2023 में हुआ था। तो हम लास्ट 5 ईयर की बात करते हैं, जब तब 2019 से लेकर हम 2023 तक के सभी क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी ने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी देख लिया होगा। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ और सेकंड पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was incorporated into the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो टर्म है, ये जो टर्म है आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो इससे संबंधित जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये आपका जैसे ही आप ये वर्ड देखते हैं तो आपको क्या ध्यान आना चाहिए? आपको ध्यान आना चाहिए डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है या टर्म है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये आपका डीपीएसपी के अंदर मेंशन है। अब जब हम बात कर रहे हैं डीपीएसपी की, ठीक है, और इसके पीछे एक मेन रीज़न ये है कि पॉलिसीज़ जो हैं वो क्रिएट की जाए फॉर द, वो एक टर्म इस्तेमाल होता है वेलफेयर स्टेट्स, वेलफेयर स्टेट मतलब जनता की भलाई के लिए, है ना। तो ये बेसिकली इसके पीछे एक मेन कॉन्सेप्ट है कि पॉलिसीज बनाई जाए, और वो भी किसके लिए? वेलफेयर स्टेट के लिए, मतलब एक जनता की भलाई के लिए। अब जब हम बात करते हैं डीपीएसपी की, इसे हमने बोरो कहाँ से किया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इसे हमने बोरो किया है। और आयरलैंड ने इसे बोरो किया है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। मतलब अगर जो हम बात करें कि डायरेक्टली आयरलैंड का ये खुद का बनाया हुआ नहीं है, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है आयरलैंड ने, और आयरलैंड से किया है हमने। ठीक है, इसकी एक मुख्य विशेषता आती है, वो होती है ये एक नॉन या नॉट इन्फोर्सेबल है, नॉट एन्फोर्सेबल बाय लॉ। मतलब अगर जो इसके अंतर्गत जो आर्टिकल से या जो बातें कही गई हैं वो अगर जो सरकार ना माने, तो आप या कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पर्सन कैन नॉट गो टू द कोर्ट। ठीक है, आप अदालत नहीं जा सकते। ठीक है, नॉट एनफोर्सेबल है, ये एक एडवाइजरी टाइप का काम कर रही है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है डीपीएसपी का। अब हम बात करें अगर जो इसके आर्टिकल्स की और पार्ट की, तो ये आपका पार्ट 4 के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर आर्टिकल्स आते हैं आपके 36 to 51। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप सभी को डेफिनेटली पता होगा। और ये वर्क करता है इन द, ये अगर जो डीपीएसपी की हम ओवरऑल बात करें, तो डीपीएसपी एक फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस। ठीक है, कंट्री की गवर्नेंस में बेस्ड ऑन एक टर्म कई बार यूज किया जाता है, गवर्नेंस इन टर्म्स ऑफ, गवर्नेंस इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल, सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल। ठीक है, किस सिद्धांत पर ये आपका काम करता है? ये बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल का बेस पे वर्क करता है डीपीएसपी। ठीक है, गाइड बेसिकली एक गाइडलाइन की तरह काम करता है। ठीक, अब यहाँ पर एक टर्म दिया गया है एफआर, मतलब फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो फंडामेंटल राइट्स को हमने कहाँ से बोरो किया है? यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है, जहाँ पर इसे लिखा गया है बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, और यहाँ पर आर्टिकल्स की जब हम बात करते हैं, और इसका पार्ट है, पार्ट 3 है, पार्ट 3, और आर्टिकल यहाँ पर आते हैं आर्टिकल 14 to 35। ठीक है, आर्टिकल 14 to 35 इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर आता है टर्म प्रियम्बल, है ना। जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं, प्रियम्बल, तो प्रियम्बल का वर्ड देखिए, कुछ टर्म्स ऐसे हैं इंडियन पॉलिटी के अंदर जो देखते हैं कि आपको उनकी कुछ टर्म्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, वो हमेशा याद रहने चाहिए। इसलिए मैं, आप सभी को डेफिनेटली पता होंगे ये टर्म्स, बट मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ओके, सो प्रियम्बल जो है, इसे एज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से इसे लेकर आया गया था, और इसे लाए थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है। और कब लाए थे, ये डेट इंपॉर्टेंट है, डेट कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। ये है 13 दिसंबर 1946 को ये इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने इस डेट में। अब इंट्रोड्यूस तो कर दिया, अब इंट्रोड्यूस करने के बाद ये एक्सेप्ट कर ली गई कौन सी डेट को, 22 जनवरी 1947 को दिसंबर में इंट्रोड्यूस किया गया और 22 जनवरी को ये एक्सेप्ट कर ली गई। ठीक है, अब एक्सेप्शन हो गई, बट इसके साथ में कुछ और डेट्स आती हैं, जैसे कि ये अडॉप्ट कब होती है, अडॉप्ट कब होती है, ये होती है अडॉप्ट 26 जब संविधान हमारा लागू होता है उस टाइम पर ये अडॉप्ट कर दी जाती है। और इनएक्ट की बात करते हैं तो ये इनएक्ट होती है आपकी ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950 को। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू डेट्स जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीएम्बल के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, प्रज्ञान रोवर। देखिए अभी रिसेंटली भारत ने लॉन्च किया है अपना चंद्रयान 3, है ना। तो चंद्रयान 3 में प्रज्ञान रोवर की कितने पैर हैं, मतलब टांगे पूछी गई हैं, बेसिकली उसके व्हील्स कितने हैं, है ना। तो यहाँ पर व्हील्स हैं 6, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर, 6 इसकी व्हील्स है। अब यहाँ पर हम बात करें अगर जो प्रज्ञान रोवर की, तो इसके 6 इंडिपेंडेंट व्हील्स हैं, कहाँ पर, लूनर सरफेस पे, कहाँ पर है ये, लूनर सरफेस पर। ठीक है, तो ये प्रज्ञान क्या है, ये तो रोवर है। ठीक है, और लैंडर का नाम भी कई बार पूछा जाता है, लैंडर कौन है, विक्रम इज द लैंडर। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो बात हो गई इसकी। अब यहाँ पर ना एक्चुअली कई बार हो सकता है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये पूछ लिया जाए कि देखिए चंद्रयान 3 है तो इससे पहले चंद्रयान 1 जो है वो कब लॉन्च हुआ था, या बेसिकली लॉन्च ना पूछा जाए तो ये पूछा जाए कि भाई वो लैंड कब हुआ था, मतलब एक होता है ना बेसिकली उसकी कंप्लीशन डेट, है ना। तो डेट नहीं भी आपको पता है तो एटलीस्ट ईयर जरूर डेफिनेटली पता होना चाहिए, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की। तो देखिए चंद्रयान 1 की जब हम बात करते हैं तो ये आपका 6 सितंबर 2008 को बेसिकली अपनी ऑर्बिट में जहाँ पर इसको पहुँचना था उसने अपना पहुँच गया। इसके बाद सॉरी 6 सितंबर नहीं, एक मिनट इसे ज़रा थोड़ा करेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं चंद्रयान 1 की, है ना। तो चंद्रयान 1 14 नवंबर को था, 6 सितंबर को नहीं, 14 नवंबर 2008 को। ठीक है, चंद्रयान 2 जो है ये था आपका 6 सितंबर 2019। और चंद्रयान 3 जो अभी लॉन्च हुआ था ये अपने ऑर्बिट जहाँ पर उसको लैंड करना था मून की साउथ पोल पर, वो पहुंचा था 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, तो डेट्स चलो याद नहीं है बट ईयर आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए, 2008, 19 और 23। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट मिड डे स्कीम, मिड डे मील, जो मिड डे मील स्कीम है ये कौन से राज्य ने सबसे पहले शुरू करी थी। तो इसकी बात हम अगर जो पहले करें तो इसको सबसे पहले शुरू करने वाला राज्य था तमिलनाडु। तमिलनाडु ने फर्स्टली इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और कब किया था, ये किया था 1956 के अंदर। तमिलनाडु के बाद इसको शुरू करने वाला राज्य था गुजरात, सेकेंड पोजीशन पर, और उसके बाद था केरला, ठीक है, थर्ड पोजीशन पर। यहाँ पर तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में क्या होगा आपका, ऑप्शन के हिसाब से हम बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका केरला। ऑप्शन 3 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये इंट्रोड्यूस की गई थी, जो मिड डे मील की स्कीम है, ये स्कीम एक्चुअली इंट्रोड्यूस इसलिए हुई थी कि जो बच्चों का ड्रॉप आउट रेट है, ड्रॉप आउट रेट जो है स्कूल्स के अंदर, ड्रॉप आउट रेट उसको क्या किया जाए, कम किया जाए, और साथ ही साथ इसमें बढ़ाया जाए किस चीज़ को, एनरोलमेंट रेट को, कि भाई बच्चे जो हैं वो स्कूल में आए पढ़े, है ना। क्योंकि देखो जब ये इस टाइम पर 1956 के आसपास की जब हम बात करते हैं तो हमें आज़ादी मिले हुए कुछ ही टाइम हुआ था। तो उस टाइम पर लोगों के पास एक्चुअली बेसिक नेसेसिटीज़ या बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं थे। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि भाई बच्चे स्कूल में आए पढ़ें, उसके लिए जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम हो जाए, भाई उनको खाने को मिल जाएगा दोपहर में, तो क्या है वो बाकी काम में या इधर अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे।
तो मेन मोटिव अगर जो कभी पूछा जाए मिड डे मील का, तो वो ये था कि ड्रॉप आउट रेट को घटाना है और इनरोलमेंट रेट को बढ़ाना है। ठीक है, और कैसे बढ़ाएंगे? बाय प्रोवाइडिंग फ्री मील। फ्री का जो मतलब फ्री में खाना जो है वो उनको लंच के टाइम पर दिया जाता है, जो ये स्कीम आज भी स्टेट्स में चलती है। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी आता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत आता है, विद द हेल्प ऑफ बेसिकली एजुकेशन मिनिस्ट्री भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कैटेगराइजेशन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कैटेगराइजेशन की जब हम बात करते हैं फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए, प्राइमरी स्टूडेंट्स और अपर प्राइमरी। ठीक है, तो यहाँ पर इनका फूड इंटेक मतलब कितना इनको खाना मिलना चाहिए, मतलब तो ना पर स्टूडेंट कितना अमाउंट ऑफ फूड उसको पर मील उतना अवेलेबल होना चाहिए, वो डाटा भी समटाइम्स कई एग्जाम्स में जो बीएड वगैरह के एग्जाम्स होते हैं उसमें कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें फूड ग्रेन की। ठीक है, ये प्राइमरी स्टूडेंट्स में लगभग 100 ग्राम्स उनको मिलना चाहिए पर मील। ठीक है, और यहाँ पर अपर के लिए होगा 150 ग्राम्स। आफ्टर दैट यहाँ पर दालों की बात करते हैं, पल्सेस, तो पल्सेस यहाँ पर 20 ग्राम एंड यहाँ पर होगा 30 ग्राम। नाउ हेयर इज वेजिटेबल, कितने वेजिटेबल्स यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, सो ये होगा 50 ग्राम का वेजिटेबल एटलीस्ट, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, और यहाँ पर होगा 75 ग्राम्स। एंड यहाँ पर ऑयल या फिर आप इसे फैट कहते हैं कई बार, ये कितना होना चाहिए, ये पर स्टूडेंट होना चाहिए एटलीस्ट 5 ग्राम, और यहाँ पर होना चाहिए 7.5 ग्राम्स। तो ये डाटा भी समहाउ कभी कभी फिर केस पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 आया था, तो उसके अनुसार व्हेन द गवर्नमेंट एक्वायर द लैंड फॉर पब्लिक पर्पस, देखिए यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ध्यान रखनी है कि जब गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है पब्लिक पर्पस के लिए एंड कंट्रोल द लैंड बैंक डायरेक्टली, ठीक है, मतलब लैंड को एक्वायर किया और खुद ही कंट्रोल कर रही है सारी चीज़ें, तो लैंड ओनर्स कंसेंट, मतलब तो वहाँ पर जो होता है स्वीकृति लेना, तो लैंड ओनर की जो स्वीकृति है वो लेनी चाहिए, कितने की नहीं लेनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो कर रही है आपकी एक्वायर कर रही है, तो वहाँ पर कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती, इट इज़ नॉट नेसेसरी, कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती। आप गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई फलाना ज़मीन जो है वो हमें चाहिए, यहाँ पर हम कोई रेलवे लाइन बिछा रहे हैं या बस स्टैंड बना रहे हैं या हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो यू हैव टू गिव दैट, बट हाँ उसके एवज में गवर्नमेंट आपको सम कंपनसेशन देगी या फिर कुछ लैंड आपको प्रोवाइड करेगी सम अदर प्लेसेस के अंदर। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर 2-3 कैटेगराइजेशन होती है, जैसे कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है ऑफ द एटलीस्ट 70% ऑफ अफेक्टेड फैमिलीज एंड मैंडेटरी, तो ये वाला जो क्राइटेरिया है, ये वाला थर्ड पॉइंट वाला 70%, ये आपका आता है फॉर द कंसेंट, यहाँ पर हम कंसेंट की बात कर रहे हैं, कंसेंट ऑफ लैंड ओनर्स, जो लैंड के ओनर्स हैं उनका कंसेंट चाहिए, तो 70%। इन किस केस में, ये केस होता है पीपीपी प्रोजेक्ट के अंदर, ये जो आपका पीपीपी प्रोजेक्ट्स होंगे, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेस पे जो प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, वहाँ पर अगर जो मतलब किसी एक लैंड पे बनाना है तो आपको वहाँ पर 70% ऑफ द जो अफेक्टेड फैमिलीज है, मतलब जो फैमिलीज रह रही हैं वहाँ की 70% ऑफ पॉपुलेशन से आपको कंसेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर 80%, सॉरी 50% है, नॉट 80, ये राइट ही ऊपर वाला है ना। जब हम यहाँ पर बात करते हैं एटलीस्ट 80% वालों की, 80% ऑफ द अफेक्टेड फैमिलीज, तो ये क्राइटेरिया आता है, दिस क्राइटेरिया इज रिलेटेड विद द प्राइवेट एंटिटी, मतलब कोई प्राइवेट एंटिटी है, मतलब कोई एक सपोज कर लीजिए कोई बहुत बड़ा बिल्डर है, उसको एक लैंड एक्वायर करनी है, खेती की ज़मीन है या बंजर ज़मीन है, कोई सी भी ज़मीन है, तो और वो क्या करेगा उस लैंड पर वो मॉल बनाएगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा या फूड पार्क बनाएगा, इस तरीके की कोई चीज़ बना रहा है, तो उस टाइम पर उसको 80% ऑफ द पीपल्स की कंसेंट लेना मैंडेटरी है, दीज आर द मैंडेटरी थिंग्स। ठीक है, बट गवर्नमेंट अगर जो कोई चीज़ कर रही है तो उसके लिए गवर्नमेंट को कोई भी कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी परसेंटेज ऑफ कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट चेंज इन एवरेज कंडीशन ऑफ,
देखिए क्लाइमेट चेंज जो है वो इन्वॉल्व है सिग्निफिकेंट चेंज इन द एवरेज कंडीशन ऑफ, यहाँ पर रहेंगे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन दैट इज बारिश, आपका विंड पैटर्न रहेगा, और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉटम एरिया वेयर प्रोडक्शन इज लेस देन रेस्पिरेशन ओके इन द पॉन्ड इकोसिस्टम इज टर्म्ड एज ओके। अब देखिए पहले तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, फिर हम बढ़ते हैं इसके इसको समझने के लिए कि कौन सी चीज़ बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है। तो जो बॉटम एरिया है जहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो कम होगा देन द रेस्पिरेशन इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम इज टर्म्ड एज अ प्रोफंडल जोन। ये क्या कहलाता है आपका, प्रोफंडल जोन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए ये इकोसिस्टम है फ्रेश वाटर का। ठीक है, तो यहाँ पर जो नीचे वाला जोन है ये मतलब आपका ये टॉप सरफेस है जहाँ पर सॉइल वगैरह है, फिर आप इस तरीके से बॉटम में जा रहे हैं, और ये जो टॉप बॉटम सरफेस है ये वाला हिस्सा डार्क ब्लू कलर का है ना, तो दिस इज नोन एज यहाँ पर प्रोफंडल जोन कहलाता है, जहाँ पर बेसिकली जो फिशेस हैं या एक्वेटिक एनिमल्स एक्वेटिक लाइफ है उनकी जब डेथ हो जाती है तो उनके जो बोन्स हैं या उनकी जो बॉडीज़ हैं वो बिल्कुल ही टिकेट होकर नीचे चली जाती हैं। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया, ये तो हो गया प्रोफंडल जोन। इसके ऊपर का जो जोन होगा ये वाला, ठीक है, यहाँ ये हम कहाँ पर जा रहे हैं, ये हम उस एरिया पर जा रहे हैं जो कि जिसे कहते हैं हम एक्सट्रीम डीप ऑफ द पॉन्ड। मतलब जो पॉन्ड है ये इस तरीके से पॉन्ड होता है सपोज, है ना, तो ये पॉन्ड है, तो इसका जो ये बॉटम एरिया है एक्सट्रीम डीप वाला जहाँ पर डेप्थ बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, उस जगह पर ये आपको देखने को मिलेगा। यूपोथिक सॉरी यूपोथिक जोन जो है आपका ये वाला हो गया ऊपर वाला उसके ऊपर का। ठीक है, और ये वाला जो जोन है मतलब आप एक कह लीजिए इस पार्ट से ये पार्ट तक, मतलब ये वाला जो एक आपको एक्सट्रीम डेप्थ का जो एक पर्टिकुलर एरिया होगा उसके बाद जो डेप्थ है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, विड्थ आपकी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, तो ये आपका होता है लिमिस्टिक जोन। दिस इज नोन एज अ लिमिस्टिक जोन। और ये लेटरल जोन होता है जो आपका लैंड सरफेस और वाटर और इसके बीच का ये वाला पार्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो दीज आर द जोन्स इन द फ्रेश वाटर इको सिस्टम। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो इज। देखिए इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी हमेशा ऑलवेज इन यूनिडायरेक्शनल होती है, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि सम एनर्जी जो है मतलब देखिए एनर्जी यूनिडायरेक्शनल इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर कुछ एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, सम एनर्जी इज लॉस्ट, सम एनर्जी इज लॉस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि वो एक ट्रॉपिक लेवल से, वन ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक वो ट्रैवल करता है या मूव करता है। ठीक है, और उस टाइम पर उसको मेंटेन करनी होती है होम्योस्टेनी ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो मतलब बेसिकली यहाँ पर जब वो सिंपली है ना कि भाई एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में कोई चीज़ ट्रांसफ़र होगी तो वहाँ पर सब लॉस होगा, और वो लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ हीट। ठीक है, तो ये सिर्फ एक यूनिडायरेक्शनल होता है इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक डायग्राम को देखते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए इस डायग्राम में ये सन है, सन से प्रोड्यूस हुआ मतलब सन क्लोरोफिल और सब प्रोसेस लेते हुए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है और उसे कहते हैं प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर में कौन आ गया, ग्रासेस आ गए, प्लांट्स आ गए। उन ग्रासेस और प्लांट्स को किसने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर ने, जो सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल हो गया। ठीक है, ये जो इंसेक्ट्स है बेसिकली कीड़े वगैरह। ठीक, और इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर आता है। इन कीड़ों को कौन खाता है, ये जो आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं लोग, जो कि आपके स्नेक्स वगैरह हो गए, लिजर्ड स्नेक्स ये सब चीज़ें। इसके बाद आता है टर्शरी, सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर। अब टर्शरी कंज्यूमर कौन है, जैसे ईगल, यहाँ पर आपको दिख रहा है फिगर में ईगल, ईगल, ठीक है, बाज वगैरह, चील बाज ये सब जो होते हैं ये क्या करते हैं, स्नेक्स को खा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल आ गया। अब यहाँ पे हीट यहाँ से इधर गई तो भी हीट का लॉस हुआ, यहाँ से इधर गई तो भी हीट का लॉस हुआ, समहाउ हीट एनर्जी इज लॉस्ट। ओके, अब उसके बाद जो बचा कुचा होता है ये सब क्या होता है, डिकम्पोज होते हैं सारा, फाइनली इन सबको क्या होना है, डेथ होकर डिकम्पोज होना है। डिकम्पोज होगा तो वहाँ से भी क्या होगी, हीट रिलीज होगी।
तो मतलब ये वन डायरेक्शनल है, ऐसा नहीं है कि इसने जो खाया वो वापस ही कीड़े को दे देगा, कीड़े ने जो खाया वापस प्लांट को मिल जाएगा, जो कंज्यूम कर लिए तो कर लिया, दैट इज वन डायरेक्शनल। ठीक है, तो इसलिए इसे कहते हैं इकोसिस्टम को, एनर्जी फ्लो को वन डायरेक्शनल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक। ठीक है, बैंकर्स ऑफ बैंक कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो द दिस वुड इम्प्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है? देखो, अदर बैंक रिटेन देयर डिपॉजिट विद द आरबीआई, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी 100% सही है। ठीक है, ओके 100% ये सही है। इसके बाद हम बात करते हैं, आरबीआई लेंड्स फंड्स टू द कमर्शियल बैंक इन सम टाइम्स इन नीड, जब ज़रूरत होती है उसको तब वो बैंक्स को देती है, ये भी करेक्ट है। और आरबीआई जो है वो जैसे देखिए, जब बैंक को देती है और बैंक से लेती है तो यहाँ पर आपको एक टर्म आता है रेपो रेट, रेपो रेट। ठीक है, तो उसका घटना बढ़ना आपने कई बार सुना होगा 6 महीने में या 3 महीने में कि आरबीआई ने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया, घटा दिया, तो उसका क्या फर्क पड़ता है हमारे लोन की इंटरेस्ट पर। ठीक है, तो अगला है, द आरबीआई एडवाइसेस द कमर्शियल बैंक ऑन मॉनेटरी मैटर्स, तो मॉनेटरी मैटर्स पर भी आरबीआई जो है वो बैंक्स को एडवाइस करती है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट है समहाउ, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बुक्स है और इनके ऑथर्स के बारे में आपको बताना है। ओके, देखिए शशि थरूर की जो बुक है ये है बैटल ऑफ बिलोंगिंग, बैटल ऑफ बिलोंगिंग। ठीक है, और इसका और नाम है, मतलब साथ में इसके वन नेशनलिज्म, वन ऑन, सॉरी नॉट वन, दैट इज ऑन नेशनलिस्ट, नॉट नेशनलिज्म, दैट इज नेशनलिज्म। ठीक है, ऑन नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म। ठीक है, एंड व्हाट इट मीन्स टू बी इंडियन। ठीक है, तो ये बेसिकली बुक का पूरा नाम है। तो बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये बुक लिखी है शशि थरूर ने, शशि थरूर, ये रहा भैया इधर है। ठीक है, ओके। एस एम खान की द्वारा जो बुक लिखी गई है ये है पीपल्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम। अब ये जो एस एम खान जी हैं ये कौन है? ही वॉज द बेसिकली, नॉट इज, ही वॉज द प्रेस सेक्रेटरी, प्रेस सेक्रेटरी प्रेस सेक्रेटरी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम के ये प्रेस सेक्रेटरी हुआ करते थे, इन्होंने ये बुक लिखी है। हामिद अंसारी की बात करते हैं तो हामिद अंसारी फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के। तो इनकी जो बुक है वो है सिटीजन एंड सोसाइटी। किरण बेदी पहली महिला आईपीएस अधिकारी है ना, और ये गवर्नर भी रह चुकी हैं केरला की। और इनकी जो बुक है वो है फियरलेस गवर्नेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैच रहेगा BCDA, BCDA, दैट इज ऑप्शन 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, Which of the following personalities has been selected for the Kempegowda International Award 2022? 2022 के लिए केम्पेगौड़ा अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है SM कृष्णा को। अब SM कृष्णा कौन है? ये फॉर्मर CM है, कहाँ के? कर्नाटका के। ये कर्नाटका के फॉर्मर CM है। ठीक है, NR नारायणन को मिला है, ये कौन है? NR नारायणन जो है ये फाउंडर हैं, फाउंडर ऑफ इन्फोसिस एंड IT सेक्टर, IT इंडस्ट्री। ठीक है, इन्फोसिस जो कंपनी आपने सुनी होगी उसके क्या है, फाउंडर हैं NR नारायण मूर्ति। ठीक है, और प्रकाश पादुकोण ये जो है ये जो व्यक्ति हैं ये क्या है, बैडमिंटन प्लेयर है, बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, तो इन तीनों को फर्स्ट टाइम ये बेसिकली अवार्ड मिला है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब केम्पेगौड़ा जो है, ये जो टर्म है या बेसिकली जो नाम है केम्पेगौड़ा, यहाँ पे केम्पेगौड़ा, तो इनको जो है कहा जाता है, समटाइम्स स्टेट एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि भाई केम्पेगौड़ा जो है वो कौन थे, तो इन्हें कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ बेंगलुरु सिटी। बेंगलुरु सिटी को बसाने वाले व्यक्ति यही कहे जाते हैं, मतलब केम्पेगौड़ा इज द आर्किटेक्ट ऑफ, ही इज कॉल्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द
बेंगलुरु सिटी। और ये जो अवार्ड है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड, दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन। देखिए एक भारत में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत के टर्म में हम बात करें कि इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो भारत रत्न जो होता है वो होता है आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। वहीं कर्नाटका स्टेट की बात करें तो ये कर्नाटका स्टेट के अंदर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये प्रेजेंट किया जाता है, दिस वॉज प्रेजेंटेड बाय द भूरत बेंगलुरु महानगर पालिका। ठीक है, BBMP, भूरत महानगर पालिका, बेंगलुरु महानगर पालिका बेंगलुरु के द्वारा इसे प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द टर्म ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर समटाइम्स इंटरचेंजेबली यूज्ड। तो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के लिए यूज किए जाते हैं, बट ग्लोबल वार्मिंग इज जस्ट वन of the way in which climate is affected by rising temperature of। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर राइज होगा जब हम बात करेंगे यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस की। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस की, तो ग्रीन हाउस गैसेस में जैसे आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स आते हैं, और मीथेन आता है, और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, आपका परफ्लोरोकार्बन्स आते हैं, SF6 आएगा, एंड आपका ये आएगा, ठीक है, तो ये आते हैं आपके, मतलब ये एलिमेंट्स है जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर। बट जब हम बात करते हैं यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग, और ये दो टर्म है बेसिकली, इनको समझ लेते हैं पहले। एक टर्म है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये रिफर करता है मैन मेड राइज इन टेम्परेचर, मतलब ह्यूमंस के द्वारा जो टेम्परेचर राइज हुआ है, उनकी वजह से जो टेम्परेचर राइज हुआ है वो आपका आता है आपका ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। और जैसे कि यहाँ पर कैसे राइज हुआ है, जैसे इमिशन हुआ है किसका, कार्बन का इमिशन बढ़ा है, इमिशन ऑफ कार्बन बढ़ा है, या फिर आपका डिफॉरेस्टेशन हुआ है, जंगल काटे गए हैं, पेड़ पौधे काटे गए हैं, तो उससे जो टेम्परेचर राइज हो रहा है। बिकॉज देखिए पेड़ काटे गए, डिफॉरेस्टेशन हुआ है, किसने किया, ह्यूमंस ने किया। कार्बन का इमिशन किसने किया, ह्यूमंस ने किया। तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर राइज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज द ग्लोबल वार्मिंग। और यहाँ पर एक टर्म आता है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये क्लाइमेट चेंज जो है इसमें भी क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, डेफिनेटली, नो डाउट। और ये जो चेंज इन टेम्परेचर है, या फिर आप बेसिकली राइज इन टेम्परेचर कहेंगे, राइज इन टेम्परेचर अगर जो हो रहा है यहाँ पर, तो ये हो रहा है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से। ठीक है, और सी लेवल के बढ़ने की वजह से। ठीक है, मतलब जो सिंपली आप ये समझ लीजिए कि नेचुरली जो चीज़ बढ़ रही है, जो टेम्परेचर नेचुरली बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द क्लाइमेट चेंज। मैनमेड की वजह से बढ़ रहा है, तो ह्यूमंस की वजह से बढ़ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये बेसिकली दो डिफरेंसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे। सो आई होप सो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।